पास पेपर देखते हैं। ऐसे पास पेपर हम क्या करते हैं, हम पुराने से नए की तरफ आते हैं, आहिस्ते आहिस्ते समझ आता रहता है कि कौन कौन से पिछले सवाल रिपीट हो रहे हैं। ऑटम 2009 क्वेश्चन 4 पार्ट सी। ये आपके लिए रेफरेंस इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है कि हमने कौन कौन सी अटेम्प्ट के कौन कौन से सवाल जो डेटाबेस बनाया होता है उसके मुताबिक। समी रेंटेड हिज हाउस टू कुर्बान। समी ने अपना हाउस दे दिया है कुर्बान को 1 ईयर के लिए एट एग्रीड सम ऑफ 10,000 पर मंथ। 1 साल के लिए पर मंथ 10,000 रुपए पे अपना घर किराए पे दे दिया है। आफ्टर द फर्स्ट 2 मंथ कुर्बान डिफॉल्टेड इन मेकिंग पेमेंट ऑफ द रेंट। 2 महीने के बाद कुर्बान ने पेमेंट में डिफॉल्ट कर दिया। बाकिर अ नेबर, बाकिर एक पड़ोसी, बीइंग कंसर्न विद स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप बिटवीन समी एंड कुर्बान। समी और कुर्बान के दरमियान के पता नहीं कौन से वाले रिलेशंस। नया लफ्ज है, अजीब सा लफ्ज है, पता नहीं समझ आ रहा है नहीं आ रहा, पूरे जुमले को बामुहावरा पढ़ते हैं। कुर्बान ने डिफॉल्ट कर दिया। बाकिर एक नेबर जो कि इन दोनों के खास तरह के ताल्लुकात पे कंसर्न्ड है। तो जाहिर है जिसने पैसे नहीं दिए तो उससे कोई बहुत ज्यादा प्यार मोहब्बत वाले ताल्लुकात तो नहीं बन रहे होंगे, कोई बुरे ताल्लुकात होंगे। स्ट्रेन ये जो आपस में क्लैश वाले, उलझन ज़दा, तनाव वाले जो मामलात हैं। लेकिन अगर आपको पेपर में नहीं समझ आ रहा है इस लफ्ज़ का मतलब, और पूरा जुमला पढ़ के टोन समझ आ रही है, तो बस इतना काफ़ी है। तो पेपर में अपने कॉन्फिडेंस को डाउन नहीं होने देना कि आज मेरी वोकेबलरी अच्छी होती तो मैं ये सवाल कर लेता। आपकी कॉमन सेंस अच्छी है तो आप सवाल फिर भी कर सकते हैं। उसको परेशानी हुई कि भाई ये मेरे पड़ोसी आपस में लड़ रहे हैं, मालिक मकान और किराएदार। उसने क्या कर दिया, उसने रेंट पे कर दिया बड़ी नेक नियति से। सब्सिक्वेंटली ऑन कुर्बान रिफ्यूजल टू रीइंबर्स द अमाउंट, जब कुर्बान ने बाद में ये अमाउंट वापस करने से इसको इनकार कर दिया, बाकिर फाइल अ सू अगेंस्ट हिम ऑन ग्राउंड दैट ही मेड द पेमेंट टू समी व्हिच कुर्बान वाज लीगली बाउंड टू मेक एंड बीइंग अ कौसाई कॉन्ट्रैक्ट बाकिर इज एंटाइटल की रीइंबर्समेंट मिले। उसने कहा भाई कौसाई कॉन्ट्रैक्ट ये कहता है कि अगर एक बंदा दूसरे के हिस्से की पेमेंट कर रहा है जो दूसरा लीगली बाउंड था, तो वो बंदा पैसे अदा करे। आपने कहना है कि भाई बताएं क्या बाकिर जस्टिफाइड है, क्या गड़बड़ क्या है इसमें? ये इंटरेस्टेड पर्सन नहीं है। बीलो के सवाल ना पहेली की तरह से होते हैं, अगर लॉजिक पीछे वाली आपके जहन में है तो सवाल बहुत आसान हो जाता है। इधर उसने उसके पैसे तो दे दिए लेकिन वो इंटरेस्टेड पर्सन नहीं था। चूंकि वो इंटरेस्टेड पर्सन नहीं था तो वो अब कानूनी तौर पे हक नहीं रखता। हाँ, हक की हमसाईगी ये है कि यार खुदा का खौफ करो, तुम्हारा किराया दिया, इतना भी तुम्हें, मैं तो तुम लोगों की लड़ाई बचा रहा था, तुम मेरे पैसे खा के बैठ गए। लेकिन कानूनी तौर पे वो हक नहीं रखता। ये सवाल समझ आया? एक्सप्लेन द टर्म कौसाई कॉन्ट्रैक्ट। Briefly describe different types of relationship commonly referred to as quasi contract under Contract Act 1872। और इसके आगे कोई अगले सवाल का शायद गलत रेफरेंस डाला हुआ है। हाँ जी, कौसाई कॉन्ट्रैक्ट कैसे कहते हैं और डिफरेंट तरह के रिलेशनशिप जो कौसाई कॉन्ट्रैक्ट में बताए गए हैं वो बताएं। यानी पूरा चैप्टर पूछ लिया। पूरा चैप्टर ऐसे कह रहा हूँ जैसे पता नहीं कितनी बड़ी बात है, यानी कि सारा का सारा ही सफ़ा पूछ लिया। नंबर इस वक्त हमारे आगे पीछे हो गए, आपके पास शायद आ रहे होंगे। नहीं आ रहे, बस इसका मतलब इसके नंबर बेचारे के खाए गए होंगे किसी जगह। ये समझ आया? रट्टे वाला सवाल। उमैर डिड नॉट पे रेंट ऑफ हिज शॉप फॉर 3 मंथ। उमैर ने अपना दुकान का किराया 3 महीने से नहीं दिया था। कासिम अ म्यूचुअल फ्रेंड विद गुड इंटेंशन ऑफ मेंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन उमैर एंड लैंडलॉर्ड। कासिम एक म्यूचुअल फ्रेंड था, उमैर और उसके लैंडलॉर्ड के ताल्लुकात बेहतर रखना चाहता था, पेड द रेंट। आफ्टर ईयर उमैर प्रॉमिस्ड टू रीपे कासिम with reference to the relevant provision of Contract Act explain whether Qasim can enforce this promise। अब मजा आएगा। ये 2 बातें, ये बड़ी कमाल बात हो गई। एक बात तो ये है कि इंटरेस्टेड पर्सन होता तो उसे पेमेंट मिलती। ये इंटरेस्टेड पर्सन नहीं था, पेमेंट मिलने का कौसाई कॉन्ट्रैक्ट में तो हक नहीं है। लेकिन भाई कुछ और कहना चाह रहे हैं। प्रॉमिस टू पे, 1 साल बाद उमैर ने प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें उस वक्त की अच्छी हरकत के पैसे दे दूंगा। तो अब ये दूसरे रूल के अंदर चला गया जहां प्रॉमिस टू कंपनसेट पास्ट वॉलंटरी सर्विस होता है। पास में तुमने उस टाइम पे मुझे बचाया था, मैं आज वादा करता हूं। अब जब वादा कर लिया तो फंस जाएगा, तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट में पाबंद हो जाएगा। डन? ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन एंजॉइंग बेनिफिट अंडर कौसाई कॉन्ट्रैक्ट। 5 नंबर, जो बंदा बेनिफिट ले ले कौसाई कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उसकी ऑब्लिगेशन बताएं। तो उन्होंने वो वाली एग्जांपल पूछ ली है कि जहां एक बंदा दूसरे के
किसी नॉन ग्रेटुइशियस एक्ट का बेनिफिट ले लेता है, तो बताएं वो जो बेनिफिट ले रहा है उसकी क्या जिम्मेदारी है। तो आप यहाँ पे एक वो एग्जांपल लिख सकते हैं, और चाहें तो वो जो पेमेंट गलती से हो गई है वो एग्जांपल लिख लें, और चाहें तो आप कहें कि जी कॉसाई कॉन्ट्रैक्ट में बेनिफिट्स की बात कर रहे हैं। अगर गौर से देखें तो पांचों जगह एक बंदे को दूसरे से बेनिफिट मिल रहा है। सप्लाई ऑफ नेसेसरी में भी बेनिफिट मिल रहा है, फाइंडर ऑफ गुड्स में भी बेनिफिट मिल रहा है। तो चाहें तो पूरा चैप्टर लिख दें, और अगर आपको लगे कि नहीं ये थोड़ा ज़्यादा हो गया तो आप वो जो बेनिफिट्स वाले एक दो पॉइंट आप वो लिख सकते हैं। डन। माया पेड द इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ हर नेबर वसी टू अवॉइड डिसकनेक्शन। वसी का बिल पे कर दिया है माया ने ताकि बिजली डिस्कनेक्ट ना हो, और वसी कौन है? माया का नेबर, पड़ोसी। लेटर शी क्लेम द अमाउंट ऑफ बिल फ्रॉम वसी, बाद में उसने वसी से कहा पैसे दो। क्या वो हक रखती है? पड़ोसी है, और सवाल ने कहीं ये नहीं बताया कि उसका मीटर कटने से इसकी भी बिजली चली जाती। अगर थोड़ा सा मसाला ऐड करना है तो आप कह सकते हैं कि अगर तो उसका मीटर कटने से या उसकी इलेक्ट्रिसिटी से माया को डायरेक्टली लिंक है तो माया इंटरेस्टेड है, लेकिन डायरेक्टली लिंक नहीं है। ये भी अगर सवाल आपने फैलाना है, वरना अदरवाइज सामने सामने से उन्होंने सिर्फ बताया कि वो पड़ोसी है, तो आप कहते हैं कि जी पड़ोसी है तो आप इंटरेस्टेड पर्सन नहीं थे उस पेमेंट में, तो अब आप खामखा ये हक ना रखें। डन। यस सर। Under certain special condition, obligation resembling those created by contract are imposed by law, although the parties have never entered into contract. In view of provision of Contract Act 1872 describe the condition which must be fulfilled for claiming the amount in each of the following cases. पहले सवाल ने हमें इंफॉर्मेशन दी, हमें याद कराया कि कॉसाई कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं, और अब वो कह रहे हैं कि ये तीन केसेस में बताओ कौन सी शर्तें पूरी होंगी तो पैसे मिलेंगे वरना नहीं मिलेंगे। सिचुएशन क्या है? बाकिर सप्लाइड अ जैकेट टू सुल्तान इन ऑर्डर टू सेव हिम फ्रॉम कोल्ड वेदर। बाकिर ने एक जैकेट दी है किसको? सुल्तान को, ताकि ठंडे मौसम में वो बच सके। सुल्तान हु वाज अ माइनर, ये भी निशानी दे दी। सुल्तान जो कि एक छोटा बच्चा है, उसको बाकिर ने एक जैकेट दी है सर्दी से बचाने के लिए। एग्री टू पे ₹2000 फॉर द जैकेट, उसने एग्री कर लिया कि ठीक है मैं आपको 2000 रुपये दे दूंगा, ऑल्दो इट्स मार्केट प्राइस वॉज 1500। तो एक बंदे ने एक माइनर को नेसेसरी सप्लाई की है और उससे 2000 रुपये ले रहा है और माइनर देने पे तैयार है, जबकि उस चीज़ की वर्थ क्या है? 1500। तो अब यहाँ कितना जायज़ और कितना ना जायज़ है? 1500 मांगना ठीक है, ऊपर के 500 मांगना ठीक नहीं है। तो अगेन उन्होंने कहा बताया किस कंडीशन में पैसे लिए जा सकते हैं, तो हम कहेंगे अगर 1500 हम ले तो ठीक है, वरना नहीं। रूही हु पेड द इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ सोलत विदाउट बीइंग आस्क्ड इज नॉट डिमांडिंग पेमेंट फ्रॉम सोलत। रूही जिसने सोलत के बिजली का बिल दे दिया, वो उससे वो डिमांड कर रही है कि मुझे पैसे दो। तो किन हालात में ये डिमांड जेन्युइन है? अगर रूही का उसमें कोई इंटरेस्ट हुआ। समी अकुली पिक्ड अप गुड्स परचेज बाय नादिया फ्रॉम सुपरमार्केट, नादिया ने सुपरमार्केट से गुड्स परचेज किए, समी अकुली ने वो गुड्स उठाए एंड टुक देम टू हर कार, और उसको उसकी गाड़ी तक ले गया। समी एक कुली है, कुली होते ही वो हैं जो सामान उठा के रखते हैं। अब उसने सुपरमार्केट से सामान खरीदा, ये कुली आया, इसने सारा सामान उठाया और ये सारा उसकी गाड़ी तक पहुंचा दिया। एक ऐसा एक्ट जिसमें उसने बेनिफिट दिया उसको, और चूंकि वो कुली है तो ये उसने किस नियत से किया होगा? नॉन ग्रेटिशियस। नादिया डिड नॉट ऑब्जेक्ट टू इट, नादिया ने कोई एतराज नहीं किया, जाहिर है उसको तो सीधा सीधा सा उसका सामान तो उसकी गाड़ी तक पहुंच गया। लेकिन समी ने कहा भाईजान पहे। अब यहाँ पे दो तीन तरह के रूल से दो तीन तरह के जवाब निकाले जा सकते हैं। एक में आप कह दें कि जी शुरू में नादिया ने तो नहीं कहा था कि मेरा सामान उठाओ, नादिया को चाहिए था इनकार कर देती शुरू में कि नहीं भी मेरा सामान मत उठाओ, मैंने कोई नहीं पैसे देने। एक हम इम्प्लाइड समझ सकते हैं कि अगर एक कुली जो कि होता ही इसलिए है कि वो सामान उठा के रखता है और पैसे लेता है, तो जब उसने सामान उठाया और आपने मना नहीं किया तो उसका उठाना ऑफर है और आपका इनकार ना करना एक्सेप्टेंस है, तब आपको पैसे देने पड़ेंगे। तीसरा आप इस चैप्टर से आंसर कर सकते हैं कि ये एक नॉन ग्रेटिशियस एक्ट है। कुली नॉर्मली लोगों का सामान उठा के रखते हैं और कभी भी मेहरबानी की नीयत से नहीं रखते, पैसों की नीयत से, तो इसलिए उसका हक बनता है कि उसको पैसे मिलें। चौथा जवाब कोई बंदा दे सकता है कि जी अक्सर सुपरमार्केट वालों ने कुछ बंदे रखे हुए होते हैं जिनको वो पैसे देते हैं और उस बंदे की ड्यूटी होती है कि वो सामान रखें।
एक दफ़ा ICAP का एक ऐसा सवाल आया था जिसके 5 अल्टरनेट जवाब थे और उन्होंने कहा था कि जिसने जौन सा भी जवाब दे दिया हम उसको पूरे नंबर देंगे। तो एक सिचुएशन के ऊपर 2-3 अलग अलग लॉज लग सकते हैं, तो इस वाले सवाल को हमने 4 अलग तरीके से देखा कि वो आंसर हो सकता है। तो ये नहीं परेशान होना कि मेरा जवाब पीछे से नहीं मैच कर रहा, अगर आपकी लॉजिक सही है और आपका लॉजिक जस्टिफाई लग रही है तो ओके है। क्या ये बात समझ आ रही है? जी नहीं, अभी 4 मैंने कहा, ये 4 अलग अलग सोचे हैं, कोई भी एक जवाब अगर आपने पूरा सही से लिख दिया तो काफ़ी है। मैं सिर्फ ये बता रहा था कि इसमें अल्टरनेट कई तरह से, ये भी 3rd चैप्टर इन रो है। जब हम 18 चैप्टर तक पहुंच चुके होंगे तो एक सिचुएशन के समटाइम हमें 2-3 तरफ से जवाब आ रहा होगा। जो लॉ आप ज़्यादा अच्छे तरीके से रिलेट करके ज़्यादा प्यारा जवाब दे सकें, आपने उसके मुताबिक जवाब देना है। जी अब अगेन इसमें चूंकि उन्होंने कहा था कि बस वो कंडीशन बता दो जिनको फुलफिल करना, और नंबर भी 1, 2 और इस तरह से है, तो बस सिर्फ वो कंडीशंस बता दें। डन। अंडर प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ब्रीफली डिस्क्राइब वेरियस टाइप ऑफ कॉसाई कॉन्ट्रैक्ट। हर 1-2 अटेम्प्ट छोड़ के अचानक से वो पूरा चैप्टर पूछ लेते हैं। तो एक बात तो तय है कि ये चैप्टर उनको रट्टे के लिए भी अच्छा लग रहा है और लॉजिक के लिए भी। अच्छा, लॉजिक के लिए भी अभी तक एक ही पॉइंट बार बार आ रहा है, पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन, और पता नहीं कौन सा वो एक बिल है जो कोई भी पे कर देता है अचानक से। आइडिया तक कई दफ़ा नहीं बदलते, कई दफ़ा थीम भी तकरीबन मिलता जुलता होता है, तो पास पेपर करने से ना ग्रिप बहुत अच्छी हो जाती है। लें जी, फाइनली हमारे पास एक डिफरेंट सवाल आया। मोहसिन एक्वायर्ड अ पीस ऑफ एग्रीकल्चर लैंड इन मोरो। मोहसिन ने एक ज़मीन ली है मोरो में, जो कि सिंध में है, फ्रॉम अ लोकल लैंडलॉर्ड कासिम सोमरो। वाह, मोहसिन ने मोरो में कासिम सोमरो की ज़मीन ली है। तो पता लगे लिखते हुए आप कह दें कि यहाँ मोरो ने कासिम सोमरो के साथ अच्छा नहीं किया, फिर याद आया कि मोरो तो जगह थी। तो मोहसिन ने मोरो सिंध में एक जगह ली है लोकल बंदे से जिसका नाम है कासिम सोमरो, ऑन अ लीज टर्म ऑफ 20 साल की लीज पे ली है। द रेवेन्यू पेबल बाय कासिम सोमरो ऑन हिज लैंड टू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट वाज इन एरियर्स। एरियर समझते हैं, बिजली के बिल पे भी लिखा होता है बकाया जात। तो वो जो टैक्स पे करना था कासिम सोमरो ने प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, वो बकाया था, यानी कि वो पेंडिंग था, पे नहीं किया था। एज अ रिजल्ट द लैंड वाज एडवर्टाइज्ड फॉर सेल बाय प्रोविंशियल गवर्नमेंट। प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने उस जमीन को नीलामी में लगा दिया क्योंकि उसका टैक्स उसके मालिक ने नहीं दिया था। और ये भाई साहब ने, कौन से भाई साहब ने? मोहसिन, 20 साल की लीज पे वो जमीन ली हुई है। मोहसिन इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द सेल ऑफ लैंड, मोहसिन ने जमीन की सेल बचवाने के लिए पेड द सम ड्यू बाय कासिम सोमरो टू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। उसने वो पेमेंट कर दी। बताएं क्या वो रिकवर कर सकता है? अब ये देखें कि जहां बिजली और फलाना चीज थी वहां वो हिंट नहीं देते थे, और जहां उन्होंने इंटरेस्ट साबित करना था पूरी सिचुएशन बता के अच्छी तरह से तकरीबन पक्का किया आपको कि देखो इनका इंटरेस्ट है। डन। लोग घड़ी की तरफ देख रहे हैं, 4:30 बजने वाले हैं और सवाल पे सवाल चली जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग किताब में देख रहे हैं तो वो कह रहे हैं हाँ ठीक है, कहानी एंड पे पहुंच गई है। Under the provision of Contract Act 1872 describe constructive contract and identify the circumstances in which constructive contract may be formed। 5 नंबर का सवाल फिर से आ गया। इस पेपर का सबसे अजीब सा सवाल यही था। इस सवाल में बड़े कम बच्चे पास हुए थे इस वाले पेपर में, चूंकि बच्चों ने कॉसाई कॉन्ट्रैक्ट का लफ्ज याद किया हुआ था। पेपर में अचानक से एक सवाल आया कि जरा कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में बताएं, तो वो एक दूसरे से पूछते रह गए कि यार ये चीज़ कहाँ थी, हमने तो ऐसा कोई चैप्टर नहीं पढ़ा, हमने तो कोई ऐसी हेडिंग नहीं देखी। तो ये इंतहाई आसान सवाल था, लेकिन उन्होंने उसका जो दूसरा नाम इस्तेमाल होता है वो लिख के सवाल पूछ लिया, और बड़ी दुनिया जो है ना पेपर से बाहर निकल के अपना सर पीट रहे थे जब उन्हें बाहर निकल के पता लगा कि तो कॉसाई कॉन्ट्रैक्ट थे। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, तो अगर किसी जगह कोई अल्टरनेट नाम बताया जाए तो आपने वो भी जहन में रखना है। ICAP का कोई पता नहीं मूड में बैठा हो तो वो उसके जो गैर मारूफ नाम है उससे सवाल बना ले। तो दैट वाज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 8। Under provision of Contract Act 1872 describe quasi contract and explain the circumstances in which a quasi contract may be formed। quasi contract कैसे कहते हैं और वो circumstances explain करते हैं जिसमें quasi contract बन सकता है। पूरा चैप्टर
हालांकि वो है ही कितना सा बेचारा। शायद कोई बहुत ही सियाना आदमी बहुत डिटेल से एक्सप्लेन करना शुरू कर दे कि देखें जी, कभी कभी एक बंदा दूसरे के साथ डील करता है, एक के साथ नाइंसाफ़ी हो जाती है, हक पे होता है, हक पे नहीं होता, तो मजलूम को ऐसे इख्तियार मिल जाता है और लॉ मजलूम की हिमायत करने के लिए मैदान में कूद पड़ता है और उसको उस तरह का इख्तियार दिलवाता है। असल जवाब तो वो है, लेकिन जब हमारे पास किताब में रटा रटाया जवाब मौजूद है कि क्या सर्कमस्टांसेज, आप कहें ये चंद सर्कमस्टांसेज हैं जिसमें कॉसाई कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो जाता है। और हमने चैप्टर 8 करते हुए ये देखा है कि ये वाला सवाल उन्होंने कई दफ़ा पूछा हुआ है।